subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the antidiuretics or the anti-aquatics। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीडायरेटिक्स या फिर एंटी एक्वाटिक्स के ड्रग्स फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक से बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जी पेट होने पर हो या फिर कोई किसी भी कैंडिडेट एग्जाम्स में या फिर आपके जो सेमेस्टर एग्जाम हैं उनमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो फिर हम फिफ्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी 2 का यूनिट नंबर 2 का ये लास्ट चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So एंटीडायरेटिक्स और एंटी एक्वाटिक्स, तो बात करते हैं पहले हम लोग डायरेटिक्स के बारे में। तो डायरेटिक्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि आपकी यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं, ऐसे ड्रग जो कि आपके साल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, वैसे ड्रग को हम डायरेटिक्स ड्रग्स बोल सकते हैं। मीन्स द ड्रग विच इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम और इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर आर नोन एज द डायरेटिक्स ड्रग्स। बट बात करें हम लोग एंटी डायरेटिक्स की, तो एंटी डायरेटिक्स से बेहतर है हम उसको एंटी एक्वाटिक्स बोलने में, क्योंकि एंटी एक्वाटिक्स का जो मेन फीचर है वही इन ड्रग पे होते हैं। मीन्स दे इनिबिट ड्रग्स विच इनिबिट द वाटर एक्सक्रीशन विदाउट अफेक्टिंग द साल्ट एक्सक्रीशन आर द एंटी डायरेटिक्स और द एंटी एक्वाटिक्स। क्योंकि ये आपके साल्ट के एक्सक्रीशन को अफेक्ट नहीं करता है, ये केवल आपके वाटर के एक्सक्रीशन को कम करता है, साल्ट को ये स्किट आउट होने देता है। ठीक है, इसलिए जो है इसको हम एंटी एक्वाटिक्स बोलना बेहतर है। मीन्स दे इनहिबिट द वाटर एक्सक्रीशन। ठीक है, मेनली तो ये आपके बेसिक फीचर्स हैं आपके एंटी डायरेटिक्स के या एंटी एक्वाटिक्स के। ये आपके वाटर की री एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, उसके एक्सक्रीशन को कम करेगा, लेकिन साल्ट पे उतना इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स दे डिक्रीज द यूरिन वॉल्यूम अल्टीमेटली एंड इट में बी यूज्ड इन द डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो जो आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस है, एक तरीके से आपका जो इस कंडीशन पे आपका यूरिन वॉल्यूम है या आपके जो वाटर का एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए हम इस ड्रग का या ऐसे ड्रग का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो मेनली हम बात करते हैं जो ड्रग है वो है आपका डेस्मोप्रेसिन, जो मेनली जो ड्रग के रूप में यूज़ होता है मार्केट पे। ठीक है, बात करें इसमें हम ड्रग्स के बारे में, तो बात करें इसके हम लोग बेसिकली ड्रग्स की, तो ड्रग्स में आते हैं पहले आपका नाइट्रिटिक्स, मीन्स द ड्रग्स विच इंक्रीज द साल्ट एक्सक्रीशन नॉट द वाटर। ठीक है, उसमें ड्रग है आपका एम्यूराइड और आपके थायजाइड्स। तो थायजाइड्स बेसिकली एक डायरेटिक ड्रग है, लेकिन उनमें लिटिल जो है एंटी एक्वाटिक इफेक्ट्स होते हैं। मीन्स दे इंक्रीज द साल्ट एक्सक्रीशन ओनली नॉट वाटर। तो इसलिए वाटर का एक्सक्रीशन नहीं होने की वजह से जो है हम उनको इस तरीके से एंटी एक्वाटिक क्लास में रख सकते हैं। लेकिन जो मेजरली यूज़ है वो आपका डायरेटिक्स में यूज़ होता है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। केवल आप ड्रग के नाम याद रखिए कि थायजाइड्स जो हैं, थायजाइड्स आल्सो हैव ए लिटिल एंटी एक्वाटिक्स इफेक्ट्स। सेकेंड है आपका हार्मोन्स, मतलब एंटीडायरेटिक हार्मोन्स एंड देयर रिलेटेड ड्रग्स। उसमें मेन जो आपका ड्रग है या बात करें एंडोजेनस कंपाउंड्स हैं या हार्मोन है, वो है आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ADH, जो है आपका वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन एक तरीके से आपका वाटर रीअब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि आपके किडनी के रिनल ट्यूब्यूल्स पे काम करते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उन पे काम करते हैं और उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि जो वाटर हैं वो रीअब्जॉर्ब हो सकें और आपका जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो सके। ठीक है, तो ये मेन आपके ड्रग हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे एनालॉग्स हैं, जैसे कि बात करें लाइसिप्रेसिन की, डेस्मोप्रेसिन की या टेलरीप्रेसिन की, तो आज के डेट में जो हम मार्केट में हम यूज़ करते हैं वो डेस्मोप्रेसिन ही मेनली यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वेसोप्रेसिन है वो आपके V1 और V2 दोनों पे काम करता है मेनली, लेकिन जो डेस्मोप्रेसिन है वो केवल V2 पे ही काम करता है, जो कि हमारे डिज़ायरेबल इफेक्ट है। हम बात कर रहे हैं एंटी एक्वाटिक या एंटी डायरेटिक की, तो हमारा जो मेन मोटो क्या होगा, टू डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो उसके लिए किडनी पे काम करना जरूरी है। तो आपका जो डेस्मोप्रेसिन है वो स्पेसिफिक V2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, उसके थ्रू जो किडनी पे वर्क होगा और वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। कैसे हम बढ़ेगा हम बाद में बात करेंगे इस क्लास के बाद, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए हम 2 पार्ट में बनाएंगे और दोनों को मर्ज करेंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो पे कम्प्लीटली चैप्टर मिल सके। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और ड्रग हैं, जैसे कि बात करें हम लोग कार्बामेजेपिन की, क्लोरप्रोपामाइड की या फिर
इंडोमेथासिन्स की। तो ये भी ड्रग जो है हम एक एंटीकार्टिक इफेक्ट शो करते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इस चैप्टर में बात करेंगे मेनली एंटीडायरेटिक हार्मोन्स की या फिर वेसोप्रेसिन की। तो उसमें जो है बेसिकली बात करें वेसोप्रेसिन की, तो वेसोप्रेसिन के जो, क्योंकि ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, आपके न्यूनस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कहीं कहीं प्रोटीन नेचर का होता है। तो उसमें जो हमारी बॉडी में जो ह्यूमन है उनमें बेसिकली होता है आपका 8-आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, जैसे AVP, इसको हम AVP भी बोलते हैं। कई बार आप एग्जाम्स में पूछते हैं कि AVP क्या है या फिर कौन से ड्रग को हम AVP बोलते हैं। तो A फॉर द आर्जिनिन, V फॉर द वेसोप्रेसिन, ये आपको याद रखिए। एंड इट इज ए नैनोपेप्टाइड्स हार्मोन एंड दिस रिलीज बाय द ऑसिडेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो एक तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं और वहाँ से रिलीज होता है। लेकिन बात करें हम लोग इसकी सिंथेसिस की, सो ये जो सिंथेसिस है आपके वेसोप्रेसिन का, वो आपके हाइपोथैलेमस के जो नर्व हैं उन पे होते हैं, ठीक है। और आपके जो AVP है और न्यूरोफाइसिन है, जो एक तरीके से इसके बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, वो साथ में बनते हैं आपके हाइपोथैलेमस के नर्व पे और वो ट्रांसलोकेट होते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वहाँ पे वो स्टोर होते हैं और एज पर द डिमांड वो आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। बाकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, जैसी बात करें ACTH, TSH वगैरह की है, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बनते हैं। लेकिन आपके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, खासकर वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, वो आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं और वो ट्रांसलोकेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं वो कहाँ बनते हैं आपके हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर होते हैं कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, और एज पर डिमांड वो रिलीज होते हैं। अब उस रिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ रेगुलेटर होंगे कि कब रिलीज़ करना है, कब नहीं करना है, कब उसको बंद करना है, या जो फीडबैक सिस्टम्स हैं वो किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। तो पहला है आपका ऑस्मोरिसेप्टर्स। तो ऑस्मोरिसेप्टर्स बेसिकली दे सेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर्स, जो भी आपकी बॉडी के अंदर में, जो ब्लड के अंदर में ऑस्मोलरिटी है, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी है, ऑस्मोटिक प्रेशर से उसको सेंस करता है। ये होता है बेसिकली आपके हाइपोथैलेमस में, उसके अलावा होता है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स में। तो क्या काम करते हैं हम आगे बात करेंगे उस सिस्टम पे। सेकेंड है आपका वॉल्यूम रिसेप्टर्स, मतलब आपके जो ब्लड वॉल्यूम्स हैं उनके सेंसर्स होते हैं, आपका वॉल्यूम सेंसर्स या वॉल्यूम रिसेप्टर्स, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट एंड पल्मोनरी वेंस, जबकि हार्ट में खासकर आपके लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंस होते हैं, जो कि वॉल्यूम को सेंस करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा या फिर आपका वॉल्यूम घटा तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका ADH रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि जो ADH है एक तरीके से वाटर रीअब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाएगा या वाटर कंटेंट को बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से रिलीज होगा, या फिर आपके बॉडी के अंदर में ब्लड वॉल्यूम कम होने से, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने से, या इसी वॉल्यूम कम होने से आपका रिलीज होगा। उसके लिए आपका बॉडी हाइड्रेशन स्टेट, मतलब बॉडी के अंदर में कितना वाटर है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर की कमी हुई, तो ये रिलीज होगा और वाटर को बढ़ाएगा। अगर हाइड्रेशन अधिक हो गया तो रिलीज को कम कर देगा और वाटर को स्कीट आउट होने देगा। तो इस तरह से फीडबैक सिस्टम्स हैं। बात करते हैं सेकंड है आपका, नेक्स्ट है आपका हाई साल्ट इंटेक। बात करें हम लोग हाई साल्ट इंटेक की, मतलब हम हाई साल्ट इंटेक करेंगे तो साल्ट हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे ब्लड पे। तो एब्जॉर्ब होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो साल्ट का कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर में वो बढ़ जाएगा। और साल्ट का कंसंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर बढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा, इट इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द ब्लड, या फिर प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स हैं, क्योंकि जब भी हम GIT के थ्रू कोई ड्रग या कोई मॉलिक्यूल्स या कोई साल्ट है एब्जॉर्ब होगा तो आपके पोर्टल वेंस में जाएंगे। पोर्टल वेंस में जाने के कारण जो वहाँ पे जो पोर्टल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स हैं उनमें होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स को सेंस करेंगे। और अगर वो बढ़ गया तो वो फिर क्या होगा, आपके हाइपोथैलेमस को इंडिकेट करेगा ADH रिलीज करने के लिए, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करेगा और अल्टीमेटली ADH रिलीज होगा। ADH रिलीज होने के कारण जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को रीअब्जॉर्ब करेंगे और अल्टीमेटली जो ब्लड का ऑस्मोलरिटी है वो कम होगा। इट मेंटेन द और रिड्यूस द प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इन केस ऑफ हाई साल्ट इंटेक, ठीक है, ये उसका मैकेनिज्म है। अब आते हैं कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं या कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि इस ADH रिलीज को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो मेन है क्या होगा आपका, हाईली प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी,
या फिर डिहाइड्रेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम, ईसीएफ वॉल्यूम कम होने की वजह से, या फिर आपके डिहाइड्रेशन होने की वजह से, वाटर कंटेंट कम होने की वजह से, मतलब डिहाइड्रेशन, या फिर बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी बढ़ने की वजह से उसको मेंटेन करने के लिए एडीएच रिलीज होगा। इसके लिए बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि बात करें हम एंजियोटेंसिन 2, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, न्यूरोपेप्टाइड वाई एंड एसिटाइलकोलिन। सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली इनहेंस द रिलीज और एक्टिवेट द रिलीज ऑफ एडीएच। तो ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अल्टीमेटली एडीएच रिलीज को बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली आपके वाटर कंटेंट को या फिर ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज करते हैं। दे में कॉज द फ्लूइड रिटेंशन विद इन द बॉडी, ठीक है। और आपके जो एएनपी है या फिर गाबा है, गाबा मीन्स गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि एक तरीके से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। उसके अलावा बात करें हम लोग एएनपी मतलब आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स, वो भी एक तरीके से आपकी एडीएच रिलीज को कम करते हैं। सो दीज आर द बेसिक रेगुलेटर और बेसिक फीडबैक सिस्टम्स ऑफ द एडीएच रिलीज। नाउ कम टू द एडीएच रिसेप्टर्स। अब आते हैं इसके बेसिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो बेसिकली आपके जो एडीएच रिसेप्टर्स हैं या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन रिसेप्टर्स हैं या वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स हैं, वो होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट है आपका V1 रिसेप्टर, सेकंड आपका V2 रिसेप्टर्स। दोनों के लोकेशन अलग हैं, दोनों के फंक्शन अलग हैं, दोनों के सिग्नलिंग कास्केट्स अलग हैं, इसलिए दोनों का रोल भी अलग होगा, ठीक है। तो बात करें इन रिसेप्टर्स की, तो ये दोनों ही जो हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स वाले टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये GPCR या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या हैं, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आपने फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो है आपके 4th सेमेस्टर में फार्माकोडायनामिक को अच्छे से पढ़ा होगा। उसका भी लिंक हम दे दिए हैं, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं GPCR के, क्योंकि GPCR इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवेज और सिग्नलिंग रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक। अब आते हैं V1 रिसेप्टर के बारे में। तो V1 रिसेप्टर्स बेसिकली जो हैं GQPCR के थ्रू काम करता है। अब ये GQ क्या है, इसे हम जानते हैं। जो आपके G रिसेप्टर्स हैं उसमें G प्रोटीन्स होते हैं। G प्रोटीन्स में G अल्फा टाइप के होते हैं। G अल्फा प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली होते हैं मेनली 3 टाइप के, और बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली 3 टाइप होते हैं। वो है आपके पहला GS प्रोटीन या G अल्फा S प्रोटीन, G अल्फा I प्रोटीन और G अल्फा Q प्रोटीन। तीनों के पाथवेज अलग होते हैं। तो GQ अल्फा प्रोटीन है वो बेसिकली आपके जो PLC है उसको एक्टिवेट करता है। उससे जो है आपका जो PIP2 है या फास्फोटिडाइल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जो है आपके IP3 या फिर इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और DAG मीन्स डाइसेल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट्स होते हैं और ये फिर फर्दर अपने सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। जो IP3 है वो IP3 कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, मीन्स हमारे सेल्स के अंदर में इंटरसेलुलर कैल्शियम साइन को इंक्रीज करेंगे और कैल्शियम डिपेंडेंट एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, मतलब अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे या कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाएंगे। जो प्रोटीन काइनेस C है या फिर बात करें DAG है, वो प्रोटीन काइनेस C के थ्रू काम करता है और प्रोटीन काइनेस C डिपेंडेंट एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जैसे कि हाइपरप्लेसिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, जो V1 रिसेप्टर्स हैं उसके भी 2 टाइप हैं, एक है आपका V1A, एक है आपका V1B। तो जो V1A रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली आपके स्मूथ मसल सेल्स में होते हैं, चाहे बात करें ब्लड वेसल्स की हो, आपके यूटेराइन की हो, वेसा रेक्टा इन रेडिनल मेडुला की हो या फिर इंटेस्टिशियल सेल्स इन द रेडिनल मेडुला की हो। तो ये आपके स्मूथ सेल्स हैं, ये आपके सेल्स हैं, तो इन पे ये प्रेजेंस होते हैं और इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, खासकर कैल्शियम डिपेंडेंट एक्टिविटी को, ठीक है। इसलिए जो हैं ये आपके बेसिकली आपके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस कॉज करते हैं, ACTH रिलीज कॉज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कॉज करते हैं, क्योंकि आपके PLA2 फास्फोलाइपेज A2 को भी एक्टिवेट करते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए या फिर उसको जो मेटाबोलाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे आपका एराटोनिक एसिड बनेगा और अल्टीमेटली जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा में ऑल्सो कॉज द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके V1 रिसेप्टर्स के। जो V1B रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में या ब्रेन पे या फिर पेंक्रियास पे भी प्रेजेंस होते हैं। तो आपके पेंक्रियास में है मतलब आपके ग्लाइकोजिनोलिसिस को इंक्रीज करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में है मतलब आपके ACTH को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इनके लोकेशन के हिसाब से फंक्शन जो हैं अलग हो सकते हैं, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं कि किसका क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं V2 रिसेप्टर्स की। जो V2 रिसेप्टर्स हैं वो मेनली हमारे लिए डिज़ायरेबल है, क्योंकि V2 रिसेप्टर्स आपके किडनी पे होता है। कहाँ होता है मेनली? किडनी के रीनल या कलेक्टिंग डक्ट पे, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट पे ही मेनली आपके 20% काम करते हैं। उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, वाटर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे और वाटर रिजॉर्प्शन को इन्हेंस कर देंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं इसके लोकेशन की, तो कहाँ होंगे आपके
इनर कटिंग डक्ट पे, थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे और वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स पे, तीनों का फंक्शन अलग होगा। और ये जो हैं GSPCR के थ्रू काम करते हैं, मीन्स जी अल्फा एस प्रोटीन के का जो सिग्नल पाथवे क्या है आपका, एक्टिवेट द एलिनाइल साइक्लेस एंजाइम एंड में इनहेंस द साइक्लिक AMP डिपेंडेंट एक्टिविटी। तो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, मीन्स ये आपके जो रिनल कटिंग डक्ट पे जो वाटर परमिलिटी है उनको इंक्रीज करेगा, आपके थिक ALH पे जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स है उनको एक्टिवेट करेगा, और आपके जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं उसमें फिर आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कराएगा, EDRF को रिलीज़ कराएगा और आपके वेसोडाइलेटेशन कॉज करेगा। ठीक है, इसलिए जो है डेस्मोप्रेसिन एक तरीके से सेलेक्टिव एगोनिस्ट है V2 रिसेप्टर्स का, इसलिए हम जो है एंटी डायरेटिक्स या फिर एंटी कोरेटिक्स के केस में डेस्मोप्रेसिन ही यूज़ करते हैं। These are the basic action of the ADH receptors. So if you want to note this lecture, please take a screenshot. Then I will discuss the next part of this lecture, means the pharmacological action of the vasopressin. तो इसको पहले आप नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे इस पार्ट के बारे में, मतलब अगले पार्ट के बारे में, वो है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द वेसोप्रेसिन। अब आते हैं हम उसके मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वेसोप्रेसिन इज द एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड दैट शोज द एंटी एक्वाटिक इफेक्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो मेजर टारगेट ऑर्गन होगा वो होगा आपका किडनी। वो किडनी के थ्रू ही अपना एंटी एक्वाटिक इफेक्ट या एंटी डायरेटिक इफेक्ट शो करेगा। अब वो कैसे करेगा, हम बात करेंगे उसके डिटेल मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि किडनी पे करता क्या है। तो इसके लिए एंटी एक्वाटिक इफेक्ट्स है, मीन्स इट इनहिबिट्स द वाटर एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी। ये किडनी से जो वाटर का एक्सक्रीशन है उसको कम करता है। उसके अलावा साल्ट को भी थोड़ा सा कम करता है। बात करें वेसोप्रेसिन की, तो बात करें हम इसके मेजर एक्शन की, तो ये आपके जो रिनल ट्यूब्यूल्स हैं, तो रिनल ट्यूब्यूल्स में बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपके PCT हैं, DCT हैं, लूप ऑफ हेनले हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो जो मेजर आपका एरिया है वो होगा आपका कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स का जो आपका बेसोलेटरल सेल्स हैं, आपके कलेक्टिंग डक्ट में जो होते हैं बेसोलेटरल प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, उस पर वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली जो है वेसोप्रेसिन के प्रेजेंस में ही आपके वाटर के लिए परमेबल होगा, और वाटर फिर आपके जो ल्यूमेन है जहाँ पे यूरिन होता है, इस ल्यूमेन से फिर आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रीएब्जॉर्ब होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेसोप्रेसिन। अगर वेसोप्रेसिन नहीं हुआ, बात करें नॉर्मल फिजियोलॉजी की, तो नॉर्मली ही अगर आपका वेसोप्रेसिन बॉडी में नहीं हुआ तो इस एरिया पे जो है वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे, और जो है आपको एक तरीके से जो वाटर का एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। उससे फिर आपको पॉलीडिप्सिया, फिर बात करें हम लोग आपका डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मेजर टारगेट एरिया है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो पहला है आपका आपके कलेक्टिंग डक्ट पे जो बेसोलेटरल सेल्स हैं उस पर, सेकेंड है आपका थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थर्ड है आपका वसा रेक्टा जो कि किडनी पे होता है। बात करें हम पहले की, तो ये अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट की परमिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि आपका जो V2R रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के बेसोलेटरल सेल्स में प्रेजेंस होते हैं, वो जो AVP है, मीन्स आपके आर्जिनिन वेसोप्रेसिन जो हैं एक तरह से एगोनिस्ट हैं इस AVP या फिर वेसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर्स के, इसको एक्टिवेट करेगा। और ये जो रिसेप्टर्स है V2 रिसेप्टर्स, वो क्या आपका GSPCR है, GSPCR के थ्रू काम करता है। इसका मतलब जो इसमें क्या होगा, आपका G-अल्फा-S प्रोटीन होगा, और G-अल्फा-S प्रोटीन एक्टिवेट होने की वजह से जो है आपके एनालाइल साइक्लेस एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा। वो फिर आपके ATP से साइक्लिक AMP प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। साइक्लिक AMP प्रोडक्शन बढ़ने से कारण जो है आपके प्रोटीन काइनेस A जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, और प्रोटीन काइनेस A डिपेंडेंट प्रोटीन फास्फोराइलेशन होंगे। ठीक है, अब ये इनके थ्रू जो है बहुत सारे एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्या होगा आपका जो भी आपके बेसोलेटरल सेल्स में जो आपके वाटर चैनल कंटेनिंग वेसिकल्स जो प्रेजेंस होते हैं ऑलरेडी, उनमें क्या होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं। ये आपका एक्वापोरिन 2 जो है एक तरीके से वाटर चैनल्स हैं। इसके अलावा एक्वापोरिन 1 होते हैं, वो आपके PCT पे होते हैं। एक्वापोरिन 3 और 4 भी आपके कलेक्टिंग डक्ट पे होते हैं, लेकिन जो मेजर एक्शन होगा किसमें होगा, आपके एक्वापोरिन 2 चैनल्स पे। तो इसका जो एक्शन है वो शॉर्ट टर्म या रैपिडली या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये जो आपके एक्वापोरिन चैनल्स जो कि आपके वाटर कंटेनिंग चैनल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं,
उनके जो एक्सोसाइटोसिस है जो कि यहाँ से फिर आपके मेम्ब्रेन्स तक आएगा, उस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा। मीन्स इट इंक्रीज द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस ऑफ द वाटर चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, मतलब नंबर ऑफ जो आपके एपिकल मेम्ब्रेन है, जो नंबर ऑफ वाटर चैनल्स को इंक्रीज करेगा, उससे जो है आपके मैक्सिमम अमाउंट पे वाटर रीएब्जॉर्ब होंगे इस तरीके से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपना काम करने के बाद भी जो है कुछ समय के बाद जो है ये अपने आप जो है इंडोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल्स में रिस्टोर होंगे, यहाँ पे इसका डिग्रेडेशन होगा। तो अल्टीमेटली इस पाथवे को भी ये कम करेगा, इसको इंक्रीज करेगा, इसको कम करेगा। अब कम करेगा तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ आपके एक्वापोरिन चैनल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, वो आपके कम नहीं होंगे। ठीक है, इस पाथवे के थ्रू, इसलिए ये बढ़ गए। सेकेंड है आपका आपके जो लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन है या फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो ये आपके एक्सप्रेशन ऑफ एक्वापोरिन 2 चैनल्स, क्योंकि एक्वापोरिन 2 चैनल्स एक तरीके से आयन चैनल्स की तरह काम करते हैं, या फिर आपके वाटर चैनल्स की तरह काम करते हैं। और ये चैनल्स कहीं ना कहीं प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, और ये जो प्रोटीन है कहाँ बनेंगे, आपके जीन्स के थ्रू बनेंगे। तो जो जीन एक्सप्रेशन है, मतलब ऐसे जीन जो कि आपके वाटर चैनल्स या फिर एक्वापोरिन 2 चैनल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको एक्टिवेट करेगा, उनको लॉन्ग टर्म पे उनके एक्सप्रेशन को इंक्रीज करेगा। उससे नंबर ऑफ वाटर चैनल्स जो हैं हाईली अमाउंट पे बनेंगे, फिर वो धीरे धीरे जो है यहाँ पे आना शुरू करेगा। ये आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इसके अलावा जो आपका जो आपके यूरिन में जो यूरिया है, यूरिया का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ाएगा बाय द एक्टिवेटिंग द वेसोप्रेसिन रेगुलेटेड यूरिया ट्रांसपोर्ट 2। तो इसके थ्रू भी आपके यूरिया को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आपका ल्यूमेन है, जहाँ पे आपका यूरिन है, इस यूरिन में से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैक्सिमम अमाउंट पे रीएब्जॉर्ब करके आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे लाएगा। मीन्स इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाएगा बाय इनहेंसिंग द एक्वापोरिन 2 वाटर चैनल्स इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ बेसोलेटरल सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये होगा उसका बेसिक मोड ऑफ एक्शन। इसके अलावा भी आपके किडनी पे एक्शन शो करते हैं। सेकेंड है आपका असेंडिंग थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उस पे होते हैं आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो कि आपके फ्रूसेमाइड या लूप डायोटिक्स वहाँ पे काम करते हैं। लूप डायोटिक्स बेसिकली इनहिबिट दिस चैनल, तो इस चैनल को लूप डायोटिक्स जो है इनहिबिट करते हैं। लेकिन आपके जो वेसोप्रेसिन है वो V2R रिसेप्टर्स मीन्स वेसोप्रेसिन टाइप 2 रिसेप्टर्स के थ्रू इनको एक्टिवेट करेंगे और 3 इफेक्ट शो करेंगे। पहला है आपका ट्रांसलोकेशन, सेम इस तरीके से ये भी ट्रांसलेशन प्रोसेस है। मीन्स जो भी आपके यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन चैनल्स जो फॉर्मेशन है, जो बना होता है आपके वेसिकल्स में प्रेजेंस होते हैं, उनको मेम्ब्रेन तक लाएगा ताकि नंबर ऑफ जो चैनल्स हैं वो बढ़ सकें। सेकेंड आपका एक्सप्रेशन लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। सेम जो भी जीन्स हैं जो कि आपके सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन जीन्स को एक्टिवेट करेंगे और उनके फॉर्मेशन को भी इंक्रीज कर देंगे। तो इससे नंबर भी बढ़ेंगे और आपका एक्टिवेशन साथ में उसको एक्टिवेट भी करेगा ताकि जो आयन्स हैं वो रीएब्जॉर्ब हो सकें। इसलिए ये एंटी डायोटिक इफेक्ट शो करते हैं। मीन्स वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे ही, साथ साथ इस पाथवे के थ्रू आयन्स के रीएब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड है आपका वासा रेक्टा, जो आपके मिडलरी एरिया पे हैं, जो आपके वेसल्स हैं, वासा रेक्टा हैं, उन पे ये V1R रिसेप्टर्स के थ्रू वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। क्योंकि V1R रिसेप्टर्स एक तरीके से GQPCR है, और GQPCR होने की वजह से जो है IP3 एंड DG सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा, उससे कैल्शियम सिग्नलिंग बढ़ेगा, कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कैल्शियम बढ़ने के कारण जो है आपके इन मसल्स पे क्या होंगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन होंगे। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे ये होगा कि जो ब्लड का फ्लो है आपके मिडलरी एरिया पे वो कम हो जाएगा, और जो वासआउट है, जो आयन का वासआउट होंगे वो भी कम हो जाएगा। उससे भी आपको एंटीडायोटिक या फिर एंटीकोएगुलेटिव इफेक्ट मिलने में हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक एक्शन आपके किडनी पे आपके वेसोप्रेसिन का, या फिर वेसोप्रेसिन से जो रिलेटेड ड्रग हैं, आपके लैसिप्रेसिन है, आपके टेरलीप्रेसिन है, या फिर डेस्मोप्रेसिन है, उनका एक्शन है। ठीक है, अब बात करें इन इफेक्ट के एंटागोनिज्म की, तो जो आपका इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये हो ही गया। उसके अलावा जो आपका ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका जो लिथियम है और डेमेक्लोसाइक्लिन, दो जो ऐसे ड्रग हैं, दो ऐसे कंपाउंड्स हैं, लिथियम एंड डेमेक्लोसाइक्लिन, पार्शियली एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ वेसोप्रेसिन। जो भी ये इफेक्ट शो कर रहे हैं उन इफेक्ट को एंटागोनाइज करेंगे या अपोजिट उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, एंड बाय द लिमिटिंग द साइक्लिक एम्फी फॉर्मेशन
and may reduce the urine concentration ability of kidney and produce polyuria and polydipsia। तो क्योंकि आपके लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन आपके सेल्स के अंदर में प्रोटीन साइक्लिक एमपी को कम कर देंगे, उससे इनका इफेक्ट भी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली जो आपके यूरिन कंसंट्रेशन की एबिलिटी है, क्योंकि किडनी अब यहाँ पे जो है वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, वाटर रीएब्जॉर्ब होंगे तो किडनी जो आपके यूरिन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तो उस एबिलिटी को अल्टीमेटली ये कम कर देते हैं और आपके पॉलीडिप्सिया या फिर आपके पॉलीयूरिया कॉज करते हैं आपके लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर एक्शन ऑफ द वेसोप्रेसिन। नाउ कम टू द अदर एक्शन, उसमें आपके ब्लड वेसल्स। तो ये सेकंड जो है आपका ब्लड वेसल्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपके V1R रिसेप्टर्स होते हैं, मीन्स जो कि GQ-PCR के थ्रू काम करता है, और V1R रिसेप्टर्स जहाँ भी होंगे वो कॉन्स्ट्रिक्शन ही कॉज करेंगे, चाहे बात करें ब्लड वेसल्स की हो या फिर आपके स्मूथ मसल्स सेल्स की हो। तो अब ये क्या करेगा, अब ये TPR मीन्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को या वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा या वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, उससे आपका BP भी बढ़ जाएगा, बट एट हाई डोज पे ही काम करता है। लेकिन बात करें हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकली तो ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता ब्लड प्रेशर पे, इसलिए हम इनको हाइपोटेंसिव के केस में हैं हम इसको यूज़ नहीं करते हैं ऐसे क्लिनिकली, लेकिन थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट होता है पर मेजरली नहीं होता। सेकेंड आपका यूटेरस पे, आपके यूटेरस पे भी आपके रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए जो है आपके यूटेरस को भी कॉन्ट्रैक्टिंग करेगा। एंड बात करें मेन इसके इफेक्ट की तो कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द एक्टिंग ऑन द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, हार्मोन हैं, तो ये एक दूसरे के रिसेप्टर पे काम कर सकते हैं। तो जो यूटेरस पे आपके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं उनको ये एक्टिवेट करके आपके यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जो मेजर इफेक्ट है आपका जो आपके ईयरली प्रेगनेंसी है या फिर बात करें हम लोग नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल लेडी की, उनमें ये इफेक्ट शो होता है। ठीक है, बात करें अदर इफेक्ट्स की तो सीएनएस है, सीएनएस में जैसे कि बात करें हम लोग हाइपोथैलेमस में होते हैं, आपके रिसेप्टर्स होते हैं या फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होते हैं, तो उन पर भी इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम नॉर्मली पेरिफेरल रूट से हम इंजेक्ट करेंगे वेसोप्रेसिन को तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हैं वाटर सोलुबल नेचर के होते हैं और ये इजीली आपके ब्लड को क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन जो इंडोजेनसली हमारे ब्रेन के अंदर में जो वेसोप्रेसिन होते हैं वो कहीं ना कहीं हम जो आपके एसिटिच रिलीज को इन्हेंस कर सकते हैं, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और आपके लर्निंग ऑफ टास्क को भी इंक्रीज करते हैं। ये उनके बेसिक इफेक्ट हो गया सीएनएस के अंदर में। इसके अलावा फ्रॉम होता आपके, क्योंकि ये फास्फोलाइपेस A2 को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स हैं वो आपके रासायनिक एसिड बनेंगे और फर्दर आपके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होगा, तो उसमें भी ये हेल्पफुल करता है। उसके अलावा आपके प्लेटेड एग्रेशन पे भी कॉज करता है। उसके अलावा आपका पेंक्रियास पे ग्लाइकोजिनोलिसिस भी कॉज करता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक एक्टिविटी हैं, इफेक्ट्स हैं आपके वेसोप्रेसिन को लेकर। मेजर क्या है आपका किडनी, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में। तो अभी जाहिर सी बात है ये हार्मोन्स हैं तो इसको हम ओरली नहीं दे सकते, ओरली देंगे तो ये इजीली आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे, मेटाबोलाइज हो जाएंगे और आपका जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन मेनली डाइजेस्ट द वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, इसलिए हम इसको पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। इसका टी हाफ बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट का होता है प्लाज्मा टी हाफ, और इसलिए जो है 2-4 घंटे का तक ही इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। बात करें इसके यूज़ की तो यूज़ जो है 2 तरीके से हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द V2 रिसेप्टर्स और बेस्ड ऑन द V1 रिसेप्टर्स। तो मेजरली जो है हम इसी पे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डिजायरेबल इफेक्ट है वो किडनी पे ही है, ये एंटीडायरेटिक या फिर एंटीकोरेटिक इफेक्ट शो करता है। तो जो डेस्मोप्रेसिन है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, डेस्मोप्रेसिन इज अ सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ द V2 रिसेप्टर्स। तो इन पे जो है V1 रिसेप्टर्स के इफेक्ट शो नहीं होंगे, इसलिए उनके साइड इफेक्ट्स शो नहीं होंगे। जो भी V1 के थ्रू रिसेप्टर्स के थ्रू जो एक्शंस होंगे वो एक तरह के साइड इफेक्ट्स है, वो हमारा लिए अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बात करें इनमें एक्शन की तो यह आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यह इन डिसीज़ कंडीशन पे हम यूज़ करेंगे। सेकेंड आपका नॉक्टेरिया इन एडल्ट्स में, जो एडल्ट्स में बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की फील होती है उसको कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्बिंग पावर को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो बेड वेटिंग है बच्चों में, जो चिल्ड्रंस में बेड वेटिंग होता है, जो बच्चे रात में पेशाब कर जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन का। ठीक है, उसके अलावा रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डेस्मोप्रेसिन वगैरह है या वेसोप्रेसिन है वे रीऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे वाटर के, उससे यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 2 μg हम यूज़ करते हैं आपके डेस्मोप्रेसिन का, उससे जो है मैक्सिमम
जो है आपका यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो एक तरीके से उसका टूल है, हम उसको टूल की तरह काम कर सकते हैं दूसरे ड्रग को चेक करने के लिए। उसके अलावा जो है हीमोफीलिया की बात करें तो वैन विलब्रेंड डिसीज़ में या हीमोफीलिया में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये एक तरीके से वैन विलब्रेंड फैक्टर्स और क्लोटिंग फैक्टर्स 8 जो है मिल के आपका क्लोटिंग को बढ़ाता है, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं आपके, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन द V1R रिसेप्टर्स। तो बेसिकली इसमें जो है आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो जो ब्लीडिंग कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लीडिंग एसोफिजियल वर्सिस, तो जो आपके मिजेंट्रिक फ्लेक्सेस हैं, आपके वेसल्स हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो आपके ब्लीडिंग हैं उनको एक कम कर सकता है। ठीक है, खासकर हम लोग यूज़ करते हैं टेरलीप्रेसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, उसके अलावा है बिफोर एब्डोमिनल रेडियोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से जो बाउल के अंदर में जो गैसेस है उसको इवेकेट करते हैं, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेजरली जो है आपका ये सभी यूज़ है। ठीक है, बात करें हम लोग ADR की या साइड इफ़ेक्ट्स की, तो लोकली हम अप्लाई करेंगे तो नेजल डिकंजेशन है, इरिटेशन है, राइनाइटिस है, अल्सरेशन है, ये कॉज कर सकता है। बात करें हम सिस्टमिक की, अगर हम सिस्टमिक वे पे एडमिनिस्ट्रेट करें पेंटल रूट से, तो कुछ इफेक्ट शो हो सकते हैं, जैसे कि बात करें नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, बैकेज इन फीमेल, क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए जो आपके फीमेल्स कंडीशन फीमेल हैं उन पे आपके बैक पेन हो सकता है। उसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन भी कर सकता है। ठीक है, और बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस कंडीशन में इसको हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक तरीके से वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसीलिए जो है हम इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के केस में, चाहे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो, इंजाइना हो, या फिर बात करें मायोकार्डियल इस्केमिया हो या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो, उन पे हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से कोरोनरी आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, उससे जो है डिसीज़ और बढ़ सकता है। इसके अलावा हम जो है आपके हाइपरटेंशन भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपरटेंशन कॉज करता ही है। उसके अलावा जो है क्रोनिक नेफ्राइटिस या क्रोनिक रीनल फेलियर में भी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी वाटर रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और यूरिन आउटपुट को कम करता है। ठीक है, so these are the basic pharmacology of the vasopressin and the related drugs like desmopressin and the telripressin, lysipressin। ठीक है, डेस्मोप्रेसिन के बारे में बात करें तो ये सिलेक्टिव V2 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करें हम लाइसिप्रेसिन की, तो एक तरीके से ये आपका, जैसे कि बात करें हम लोग वेसोप्रेसिन की, तो ये आर्जिनिन वेसोप्रेसिन है, वैसी लाइसिप्रेसिन जो है एक तरीके से 8 लाइसिन वेसोप्रेसिन है। बात करें हम टेलरिप्रेसिन की, तो एक तरीके से ये आपका प्रो ड्रग है, टेलरिप्रेसिन इज द प्रो ड्रग ऑफ वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जीपेट में आ सकते हैं। एंड this is the basic pharmacology of the vasopressin and the related drugs, and if you want to note this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.